नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र और राज्य सरकार द्वारा उद्घाटन शिलान्यास का कार्यक्रम जोरों से चल रहा है। इसी बीच किशनगंज जिले से एक खबर आ रही है कि जहां एक निर्माणाधीन पुल उद्घाटन से पहले ही पानी के बहाव में बह गया। दिघल बैंक प्रखंड की पत्थरगटी पंचायत के ग्वालटोली के पास से बह रही कनकई नदी में पानी की धार की चपेट में आने से गुबाबाड़ी के पास करीब 1 करोड़ 42 लाख की लागत से बन रहा पुल धराशायी हो गया। पुल के धंस जाने से हजारों की आबादी का इंतजार अब एक बार फिर से बढ़ गया है। ग्रामीणों ने अपना दुख दर्द बयां करते हुए कहा कि अगर समय रहते प्रशासन का ध्यान इस ओर हो जाता तो आज ये समस्या ना आती। पुल के टूटने से दर्जनों गांव का आवागमन टूट चुका है। तो इसका जो मुख्य कटाव था, जैसे कि मतलब यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर रोड एक कटिंग है जो कनकई नदी के धारा को मतलब बढ़ावा देती है। इस कटिंग को बांधा नहीं गया, जिसके कारण ये मतलब बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। और हमारे पत्थरगटी पंचायत में अभी 5 पुल का निर्माण हुआ है इस तरह से। और हम जिला प्रशासन से यही मतलब रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उन सारे पुलों का अपने से जायजा लें, उनका जांच करें। साइट पे तो पहुँचे नहीं है अभी। ठीक, साइट पे अभी जा रहे हैं हम लोग। ठीक है ना। अगर घटिया इस्तेमाल हाँ तब तो फिर कार्रवाई होगी। तब तो एकदम 100% कार्रवाई। घटिया मटेरियल पे तो कार्रवाई होना ही होना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत चीन बॉर्डर पर हालात के बारे में राज्यसभा में आज जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर यथा स्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है और उसका ये प्रयास भारत को किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अपनी अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार देश के मस्तक को किसी भी कीमत पर झुकने नहीं देगी और भारतीय सेना के जवान देश की सीमाओं पर किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में गुरुवार को अपने बयान में ये बात कही। राजनाथ सिंह लद्दाख क्षेत्र में सीमा पर हाल के घटनाक्रम के बारे में राज्यसभा में जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि बीते दिनों गलवान घाटी में चीन की ओर से सीमा पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सेना ने चीन की इस हरकत का संयम और शौर्य के साथ जवाब दिया। हमारा यह महान देश भारत अनगणित देशवासियों के त्याग एवं तपस्या के फलस्वरूप आज की स्थिति तक पहुंचा है। अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्र भारत में भारत की सेनाओं ने देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने में कभी भी कोताही नहीं बरती है। और आप सबको ज्ञात है कि 15 जून 2020 को गलवान घाटी में कर्नल संतोष बाबू के साथ हमारे 19 और बहादुर जवानों ने भारत माता की सीमा की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं लद्दाख जाकर वीर जवानों का हौसला बढ़ाया। मैंने भी बहादुर जवानों से मिलकर उनके शौर्य और अटूट साहस का स्वयं भी अनुभव किया है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं संक्षेप में चाइना के साथ हमारे बाउंड्री इश्यूज के बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि सदन इस बात से अवगत है कि भारत एवं चाइना का सीमा का प्रश्न अभी तक अनसुलझा है। भारत और चाइना की बाउंड्री का कस्टमरी और ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चाइना नहीं मानता है। यह सीमा रेखा वेल एस्टेब्लिश्ड भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसकी पुष्टि न केवल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स द्वारा बल्कि हिस्टोरिक यूसेज और प्रैक्टिसेस द्वारा भी सभापति महोदय हुई है। इससे दोनों देश सदियों से अवगत हैं, जबकि चाइना यह मानता है कि बाउंड्री अभी भी औपचारिक रूप से निर्धारित नहीं है। साथ ही चाइना यह भी मानता है कि हिस्टोरिकल जुरिस्डिक्शन के आधार पर जो ट्रेडिशनल कस्टमरी लाइन है उसके बारे में दोनों देशों की एक अलग अलग व्याख्या है। दोनों देश 1950 और 1960 के दशक में इस पर बातचीत कर रहे थे, परंतु पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान नहीं निकल पाया था। सभापति महोदय,
जैसा कि यह सदन अवगत है कि चाइना लद्दाख में भारत की लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि का अनधिकृत या कब्जा किए हुए है। इसके अलावा 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की 5,880 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन अवैध रूप से चाइना को सौंप दी है। चाइना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे हुए लगभग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को भी अपना ही बताता है। सभापति महोदय, भारत तथा चाइना दोनों ने औपचारिक तौर पर यह माना है कि सीमा का प्रश्न एक जटिल मुद्दा है जिसके समाधान के लिए पेशेंस की आवश्यकता है तथा इस मुद्दे का फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल समाधान शांतिपूर्ण बातचीत के द्वारा निकाला जाए। ये दोनों इस बात पर सहमत हैं। अंतरिम रूप से दोनों पक्षों ने यह मान लिया है कि सीमा पर शांति और स्थिरता बहाल रखना द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए यह नितांत आवश्यक है। मैं यह भी बताना चाहता हूं सभापति महोदय कि अभी तक इंडिया चाइना के बॉर्डर एरियाज में कॉमनली डिलिनेटेड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं है और एलएसी को लेकर दोनों का परसेप्शन भी यह अलग अलग है। इसलिए पीस और ट्रैंक्विलिटी बहाल रखने के लिए दोनों देशों के बीच कई तरह की एग्रीमेंट्स और प्रोटोकॉल्स भी हुए हैं। इन समझौतों के तहत दोनों देशों ने यह माना है कि एलएसी पर शांति और स्थिरता बहाल रखी जाए, जिस पर एलएसी की अपनी अपनी रेस्पेक्टिव पोजीशंस और बाउंड्री क्वेश्चंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस आधार पर वर्ष 1988 के बाद से दोनों देशों के बाइलेटरल रिलेशंस में काफी विकास भी हुआ है। भारत का मानना है कि बाइलेटरल रिलेशंस को विकसित किया जा सकता है तथा साथ ही साथ बाउंड्री के मुद्दे के समाधान के बारे में चर्चा भी की जा सकती है। यह हम दोनों काम कर सकते हैं, परंतु एलएसी पर पीस और ट्रैंक्विलिटी में किसी भी प्रकार की गंभीर स्थिति का बाइलेटरल रिलेशंस पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा, यह बात भी दोनों पक्षों को अच्छी तरह समझनी चाहिए। वर्ष 1993 और 1996 के समझौते में इस बात का जिक्र है कि एलएसी के पास दोनों देश अपनी सेनाओं की संख्या कम से कम रखेंगे। समझौते में यह भी है कि जब तक बाउंड्री इशू का पूर्ण समाधान नहीं होता है तब तक एलएसी को स्ट्रिक्टली रेस्पेक्ट और एडहेर किया जाएगा और उसका उल्लंघन किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। सभापति महोदय, इन समझौतों में भारत व चाइना एलएसी के क्लैरिफिकेशन द्वारा एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग पर पहुंचने के लिए भी प्रतिबद्ध हुए थे, पूरी तरह से कमिटेड थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन की कार्रवाई विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के साथ साथ 1993 और 1996 के समझौतों के विरुद्ध है। उन्होंने सदन में सदस्यों को ये भी बताया कि भारत ने चीन को ये स्पष्ट कर दिया है कि दोनों देशों के बीच संबंध तभी सामान्य हो सकते हैं जब चीन सीमा पर शांति के लिए पहले से हुए समझौते का पालन करे। रक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि स्थिति से निपटने के लिए जितने कड़े कदम उठाने पड़े भारत उठाएगा। रक्षा मंत्री ने बताया कि भारत सरकार ने सीमा पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बजट दोगुना कर दिया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पूरा देश सेना के साथ है और देश हित में कोई भी कदम उठाने से सरकार पीछे नहीं हटेगी। सदन के नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने रक्षा मंत्री के बयान पर कहा कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर पूरी तरह सेना और सरकार के साथ है। देश की एकता और अखंडता के लिए जो उन्होंने कुर्बानी दी है, हम उस कुर्बानी में बराबर की उनके साथ कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, देते भी रहे हैं, देते भी रहेंगे। इसलिए अपनी पार्टी की तरफ से मैं ये कहूंगा कि हम इस मुद्दे को लेकर, चाइना के मुद्दे को लेकर सरकार के साथ बराबर खड़े हैं। रक्षा मंत्री के बयान के बाद सभी दलों के सांसदों ने एक सुर में सेना की बहादुरी को सलाम किया। सदस्यों ने कहा कि पूरा देश जवानों के साथ खड़ा है। रक्षा मंत्री ने सभी दलों की ओर से एकजुटता जाहिर करने के लिए आभार जताया।
पूर्व विधायक शेष नारायण शुक्ला के 53 वर्षीय पुत्र श्रवण कुमार उर्फ संजय शुक्ला ने अपने आवास पर लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के वक्त घर में पत्नी और बेटा मौजूद था। आपको बता दें कि श्रवण के पिता शेष नारायण शुक्ला वर्ष 1969 से 1974 तक विधायक रहे। श्रवण घर में पत्नी सुमन और बेटे अनमोल के साथ रहते थे। परिजनों ने पुलिस को बताया कि श्रवण का पत्नी सुमन से विवाद हुआ था। विवाद की वजह केबल टीवी प्रसारण को लेकर हुआ। 2 दिन पहले केबल कनेक्शन कट गया था। इसके बाद कनेक्शन तो जुड़ गया लेकिन नेटवर्क शुरू नहीं हुआ। इसी बात को लेकर पति पत्नी में विवाद होने लगा। बहस के बीच श्रवण ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से करपटी में गोली मार ली, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर शहर कोतवाली पुलिस के साथ ASP RS गौतम और CO सिटी सीमा यादव ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। छानबीन के बाद पुलिस ने पिस्टल को कब्जे में ले लिया। दूसरी ओर ASP RS गौतम ने बताया कि पूर्व विधायक के पुत्र श्रवण का अपने 2 भाई डॉक्टर शैलेंद्र शुक्ल और सुरेंद्र शुक्ल से संपत्ति को लेकर भी कुछ विवाद चल रहा था। इस बारे में श्रवण की पत्नी से पुलिस ने भी बातचीत की। बातचीत में पता चला कि पारिवारिक विवाद के चलते संजय अक्सर परेशान रहते थे। इन बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है। आपने अब तक रिश्वत लेते हुए तमाम वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज कुछ अलग हट कर दिखाते हैं। यूपी के प्रयागराज में एक दरोगा वर्दी पहने थाने के अंदर बियर पी रहा था कि किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आपको बताते हैं कि प्रयागराज के शंकरगढ़ थाने में तैनात दरोगा रजनीश सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में दरोगा थाना परिसर के पीछे के हिस्से में बियर पीते हुए नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो दरोगा के किसी परिचित ने ही बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। धीरे धीरे ये वीडियो पुलिस के आला अधिकारियों के पास भी पहुंचा। वीडियो लखनऊ में मौजूद बड़े अधिकारियों ने भी देखा। वहीं देर रात इसकी जानकारी DIG सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी को दी गई। जानकारी मिलते ही DIG ने दरोगा रजनीश सिंह को निलंबित कर दिया। साथ ही उसके खिलाफ विभागीय जांच का आदेश दिया गया है। बताया जा रहा है कि वर्दी पहनकर पी रहे दरोगा जी की इस हरकत पर पुलिस अफसरों ने उसे जमकर फटकार भी लगाई है। यूपी के फिरोजाबाद में आज मानवता और सद्भावना की मिसाल देखने को मिली। गरीबों का निःशुल्क इलाज करने वाले समाज सेवी चिकित्सक विनोद कुमार गुप्ता का रात को निधन हो गया। शव यात्रा में हिंदू मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग शामिल हुए। मुस्लिमों ने उनकी अर्थी को कंधा दिया और राम नाम सत्य है बोलते हुए अंत्येष्टि स्थल तक पहुंचाया। आपको बता दें कि 70 वर्षीय डॉक्टर विनोद कुमार गुप्ता कई वर्षों से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में क्लिनिक का संचालन कर रहे थे। वह अविवाहित थे। उनके तहेरे भाई शिकोवा थाना क्षेत्र के मोहल्ला नई बस्ती में रहते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि डॉक्टर विनोद कुमार ने कभी भी गरीबों से फीस नहीं ली। मुस्लिम समाज के लोग उनके मुरीद थे। परिजनों ने मुस्लिम समाज के लोगों के साथ मिलकर अंतिम संस्कार की तैयारी की। वहीं डॉक्टर विनोद कुमार के तहेरे भाई सुरेश बाबू ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में शामिल हुए मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि क्या फर्क पड़ता है कि कौन मरा, सिर्फ इतना जानते हैं इंसान की मौत हुई और इंसानियत के लिए ये काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को समर्पित किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अन्य रेल परियोजनाओं की भी राज्य को सौगात दी है। इन परियोजनाओं से इस क्षेत्र में न सिर्फ रेल नेटवर्क मजबूत होगा बल्कि इस पूरे क्षेत्र का देश के पूर्वोत्तर हिस्सों के साथ संपर्क भी और अधिक सुगम हो जाएगा। कोसी रेल महासेतु 1.9 किलोमीटर लंबा है और इसके निर्माण पर 516 करोड़ रुपए की लागत आई है। पुल का निर्माण कोविड महामारी के दौरान पूरा किया गया और इस काम में प्रवासी श्रमिकों ने अपना श्रमदान दिया। कोसी महासेतु राष्ट्र को समर्पित करने के साथ ही 86 वर्ष पुराना एक सपना साकार हो गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के लिए लाभकारी 12 अन्य रेल परियोजनाओं में भी किऊल नदी पर नया रेल पुल, 2 नई रेल लाइनें, 5 विद्युतीकरण परियोजनाएं, 1 विद्युत चालित इंजन शेड और बख्तियारपुर के बीच तीसरी रेल लाइन भी परियोजना शामिल है। प्रधानमंत्री ने रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए कहा कि आज बिहार में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नया इतिहास रचा गया है। साथियों, बिहार में जिस तरह की परिस्थितियां रही है, उसमें रेलवे लोगों के आने जाने का बहुत बड़ा साधन रही है। ऐसे में बिहार में रेलवे की स्थिति को सुधारना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। आज बिहार में किस तेज गति से रेलवे नेटवर्क पर काम चल रहा है, इसके लिए मैं एक तथ्य देना चाहता हूं। 2014 से पहले के 5 सालों में लगभग 325 किलोमीटर रेल लाइन कमीशन हुई थी। आसान शब्दों में कहे तो 2014 के पहले के 5 सालों में बिहार में सिर्फ 325 किलोमीटर नई रेल लाइन शुरू की थी, जबकि 2014 के बाद के 5 सालों में बिहार में लगभग 700 किलोमीटर रेल लाइन कमीशन हो चुकी है। यानी करीब करीब 2 गुने से भी नई रेल लाइन शुरू हुई है। अभी करीब 1000 किलोमीटर नई रेल लाइनों का निर्माण तेजी से चल रहा है। आज हाजीपुर, गोसवर, वैशाली नई रेल लाइन के शुरू होने से वैशाली नगर, दिल्ली और पटना से भी सीधी रेल सेवा से जुड़ जाएगा। इस सेवा से वैशाली में पर्यटन को बहुत बल मिलेगा और युवा साथियों को नए रोजगार उपलब्ध होंगे। इस तरह इस्लामपुर नटेसर नई रेल लाइन से भी लोगों को बहुत फायदा होगा। विशेषकर बौद्ध मत को मानने वालों को ये नई सुविधा मिलने की इसकी काफी आसानी होगी। बिहार के कुछ लोग तो हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हो चुकी है, क्योंकि ताज़ा मामला गया के बुद्धौल गांव का है, जहां ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से 30 वर्षों से पेंडिंग पड़े एक पुल निर्माण का बेड़ा उठाया है। स्थानीय लोग इस पुल निर्माण के लिए कई बार जनप्रतिनिधियों, नेताओं और सरकार से मांग कर चुके हैं, लेकिन आज तक ये पूरा नहीं हुआ। इसके बाद ग्रामीणों ने खुद ही आपसी सहयोग से इसे बनाने का फैसला लिया। आपको बता दें कि माउंटेन मैन के नाम से विख्यात दशरथ मांझी पत्नी के प्रेम में पहाड़ का सीना काटकर रास्ता बनाने वाले गया के ही रहने वाले थे। उन पर फिल्में बनी, सड़कें बनी और उनसे लोग प्रभावित भी हुए। इसके बाद हाल ही में दूसरे माउंटेन मैन लौंगी भुइया की चर्चा हो रही है। वे भी गया के ही रहने वाले हैं। दरअसल जिले के इमामगंज और बांके बाजार प्रखंड की सीमा पर जंगल में बसे कोठी लवा गांव के लोगों की गरीबी दूर करने के लिए लौंगी भुइया ने 5 किलोमीटर लंबी नहर खोद डाली। भुइया ने 20 साल में 5 किलोमीटर लंबी, 4 फीट चौड़ी, 3 फीट गहरी नहर की खुदाई करके किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने में महारत हासिल की है। इस नदी के ऊपर लगभग 30 वर्षों से यहाँ की आम ग्रामीण जनता की मांग थी, जो कि आज तक सरकार ने पूरी नहीं की थी। और यह पुल लगभग 92 का है, जिसमें अमृतलाल मीणा जी डीएम हुआ करते थे। उस समय 11,00,000 कुछ रुपए का इसका प्रकलन भी पास हुआ था, लेकिन पुल किसी कारण से नहीं बन सका। तब से यह लंबित था और लगभग 30 वर्ष हो गए इस घटना को। और आज आप देख रहे हैं कि इस पुल की आज ढलाई हो रही है और यह बिल्कुल ही श्रमदान से किया जा रहा है। और इसमें
सबसे अच्छी बात है कि जनता ने एक पंचायत बुलाई थी, जिस पंचायत के माध्यम से निर्णय लिया गया कि सरकार ने यह पुल निर्माण नहीं किया तो हम इसको स्वयं करेंगे। संसद के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है और आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों में अहम विधायी कामकाज शामिल है। उच्च सदन के पूर्व सदस्य डॉक्टर कपिला वात्स्यायन के निधन पर उन्हें सदन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। राज्यसभा में आज 5 अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में शामिल हैं। इनमें होम्योपैथी केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद संशोधन विधेयक 2020, मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित संशोधन विधेयक 2020, संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2020 और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां संशोधन विधेयक 2020 शामिल है। सदन में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति समेत संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। वहीं लोकसभा की बात करें तो आज अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान समेत वित्तीय कामकाज लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके अलावा कंपनी संशोधन विधेयक 2020, अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक 2020, फैक्टर विनियमन संशोधन विधेयक 2020 विचार और पारित किए जाने के लिए कार्यसूची में है। साथ ही कराधान और अन्य विधियों के कुछ प्रावधानों में संशोधन और छूट देने से संबंधित विधेयक भी लोकसभा में पेश किया जाएगा। सदन में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति समेत संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी पेश किए जाएंगे। लोकसभा में शुक्रवार को पीएम केयर्स फंड को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच तीखी बहस हुई। सदन में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि पीएम केयर्स फंड का नाम प्रधानमंत्री की संस्था से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये अधिक उपयुक्त नहीं होगा। अगर ये फंड सार्वजनिक विश्वास के बजाय कानून के माध्यम से बनाया गया होता तो ज़्यादा उपयुक्त होता। मनीष तिवारी के इस बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम केयर्स फंड का विरोध केवल विरोध के नाम पर हो रहा है। जिस तरह से उन्होंने ईवीएम का विरोध किया और कई चुनाव हारे, इन्होंने लगातार जनधन योजना, विमुद्रीकरण, 3 तलाक, जीएसटी को बुरा बताया। इन्हें हर चीज़ में खामी नजर आती है, जबकि खुद इनकी नीयत में ही खोट है। पीएम केयर्स फंड एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसकी स्थापना भारत के लोगों के लिए की गई है। जैसा ये ईवीएम खराब है, चुनाव के समय विरोध करते थे, लेकिन एक बार नहीं कई बार चुनाव हारे। फिर कहा जनधन खराब है, फिर कहा डिमोनेटाइजेशन खराब है, फिर कहा ट्रिपल तलाक खराब है, फिर कहा जीएसटी खराब है, फिर कहा 3 तलाक खराब है। आपको तो हर चीज में खराबी नजर आती है। सच्चाई ये है कि आपकी नीयत खराब है। आपकी नीयत खराब है। नीयत और सोच खराब होने के कारण आप एक अच्छे कदम को भी खराब नजरिए से देख रहे हैं। और अध्यक्ष जी, पीएम केयर्स खराब क्यों है? क्या गलती है? एक नहीं कई बार आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए कई विषयों को लेकर, लेकिन अंत में उसका नतीजा क्या निकला? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हर कदम पर हर कोर्ट ने पीएम केयर्स के हक में अपना निर्णय दिया, इनके हित में नहीं दिया है। आखिर क्या क्या चुनौतियां दी इन्होंने तो इसको सेटअप करने के लिए कि आपने बनाया ही गलत है, आपने उसको चुनौती दी, सुप्रीम कोर्ट ने आपके उसको खारिज कर दिया और संवैधानिक रूप से उसको वैध बताया गया। यही नहीं सर, ये अप्रैल महीने में चले गए थे सर, मार्च में बना, अप्रैल महीने में उसके विरोध में चले गए। देश कोरोना महामारी से लड़ने के लिए तैयारी कर रहा था, प्रधानमंत्री जी कदम उठा रहे थे, लेकिन ये उस समय भी राजनीति कर रहे थे, विपक्ष का काम कर रहे थे ये। और जून 2020 में सर इन्होंने उसको कहा कि इसको आरटीआई एक्ट के आरटीआई के अंतर्गत देना चाहिए, उसको भी कोर्ट ने खारिज कर दिया, दिल्ली हाई कोर्ट ये लोग है। उसके बाद इन्होंने कहा कि सारे पैसे नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में ट्रांसफर करने चाहिए। कोर्ट ने उसमें डिटेल जजमेंट दी है
कि नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में राज्य और केंद्र का पैसा जाता है और इस पे पीएम केयर्स फंड में कंसोलिडेटेड फंड का कोई पैसा नहीं जाता, कोई बजटरी सपोर्ट नहीं जाती। ये स्वैच्छिक निधि से जो लोग जनता पैसा देती है वो पैसा इसमें आता, केंद्र सरकार को कोई पैसा इसमें नहीं गया है। हम सांसदों ने पैसा दिया होगा, गरीब से गरीब व्यक्ति ने पैसा दिया। सर मुझे दुख इस बात का होता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति ने तो इसमें अपना योगदान दिया, लेकिन कुछ लोग यहां पर ऐसे हैं कि उनकी अच्छी सोच पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये केवल नरेंद्र मोदी जी की सोच पर या प्रधानमंत्री की सोच पर प्रश्न खड़ा नहीं करते, ये हिंदुस्तान के 138 करोड़ की जनता की सोच पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने पौराणिक छड़ी यात्रा को हरी झंडी देकर रवाना किया। इस दौरान उनके साथ जूना अखाड़ा के साधु संतों के साथ ही शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने भी छड़ी की पूजा अर्चना की और पवित्र छड़ी यात्रा को रवाना किया। हरिद्वार से रवाना हुई यह छड़ी यात्रा उत्तराखंड के 4 धाम सहित तमाम मठ मंदिरों का भ्रमण करके 12 अक्टूबर को पुनः हरिद्वार लौटेगी। यात्रा का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड की संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देना है, जिससे यहाँ रोजगार को बढ़ावा मिल सके और पलायन को रोका जा सके। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि किन्हीं कारणों से बंद हुई इस प्राचीन पौराणिक छड़ी यात्रा को दोबारा शुरू हुए ये दूसरा साल है। पौराणिक छड़ी यात्रा के माध्यम से सभी को जुड़ने का अवसर मिलता है। ये धार्मिक यात्रा नहीं, आस्था है जो विश्वास और समाज को जोड़ने का काम करती है। शुभारंभ का ये दूसरा वर्ष है और जिस तरह से पिछले वर्ष इस यात्रा में जो अनुभव आया, जो एक बहुत प्राचीन परंपरा थी उत्तराखंड राज्य में, वो किन्हीं कारणों से बाधित हुई थी। अब शुभारंभ हुआ है। ये पूरे उत्तराखंड राज्य में लगभग 40 दिन ये छड़ी यात्रा चलेगी और सभी के मंगल के लिए इस यात्रा के माध्यम से हम कामना कर रहे हैं। सबको जोड़ने का एक यात्रा काम करेगी। तमाम मंदिरों से लोग यहाँ पर आते हैं, वहाँ के हमारे जो धर्मगुरु है वो आते हैं और इस यात्राओं को सम्मिलित होकर के अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। सभी देवी देवताओं का जो हमारे उत्तराखंड के हैं उनका आशीर्वाद पूरे राज्य को मिले, ऐसी हम कामना करते हैं। सर, इससे देश में जो मैसेज किया जाएगा, यात्रा को कितना फायदा मिलेगा उत्तराखंड को? देखिए, ये धार्मिक यात्रा है, आस्था है ये और विश्वास है। आस्था विश्वास समाज को जोड़ने का काम करते हैं।